jungle. नमस्कार दोस्तों, मिरर टीवी के इस एक और नए एपिसोड में मैं राजकुमार अंजुम, एडिटर इन चीफ, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में कल रात एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। रात क्या, वो आज सुबह तक चली लगभग, और उसके बाद फिर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया दोनों नेताओं ने। और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि इस मुलाकात पे क्या निष्कर्ष है, क्योंकि दुनिया के तमाम समीकरण ट्रंप की और पुतिन की इस मुलाकात से जुड़े हुए थे और आगे दुनिया में क्या होगा ये बहुत कुछ निर्भर करता था। यहां तक कि ट्रंप ने तो खुल के कह दिया था कि अगर ये नतीजा नहीं निकला इस मुलाकात का तो हम भारत पे और टैरिफ लगाएंगे। अब भारत ट्रंप की इन धमकियों से डरने वाला नहीं है कि और टैरिफ लगाएंगे। 50% तो लगा ही चुके हैं, वो 100% भी कर दें, 150। भारत मन बना चुका है कि हमें दीर्घ काल में अब ट्रंप से अगर यही रवैया उनका रहा तो हमें व्यापार करना ही नहीं है उनके साथ। और वो अपने तमाम दूसरे साथी सहयोगी ढूंढ रहा है। ब्रिटेन से तो उसने द्विपक्षीय व्यापार का समझौता कर ही लिया है और पूरे यूरोप से भी उसकी बातचीत चल रही है। तो भारत तो खैर इस मुलाकात से कोई बहुत ज्यादा भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ट्रंप को और पुतिन को, खासतौर से तीसरा पक्ष इसके जो एक और था जो इस मुलाकात में शामिल नहीं था, वो थे जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और जो ये कह चुके हैं कि अगर ये दोनों नेता मिलकर आपस में कोई निष्कर्ष निकालते हैं मुलाकात का और फिर वो निष्कर्ष को यूक्रेन पे थोपते हैं कि आप युद्ध रोक दीजिए, तो यूक्रेन इस बात को नहीं मानेगा। वाकई बहुत छोटा सा देश है यूक्रेन, लेकिन जिस तरह से उसको वहां के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को अमेरिका में व्हाइट हाउस बुला के और वहां के राष्ट्रपति ने और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने जिस तरह से जलील किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि वो मुलाकात जो हुई थी वो जेलेंस्की के साथ ट्रंप की, वो जेडी वेंस भी थे उसमें उपराष्ट्रपति, और वो मुलाकात जो हुई तो वहां पे मीडिया मौजूद था पूरी दुनिया का। तो ट्रंप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो जेलेंस्की की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं जो कहूंगा इसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये झूठा साबित हुआ उनका कॉन्फिडेंस, और जेलेंस्की ने, पूरी दुनिया ने देखा कि साफ साफ कह दिया कि इस तरह से हम आपकी बात नहीं मानेंगे एक तरफा। और ये फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप उस मुलाकात में खनिज डील करना चाहते थे जेलेंस्की के साथ, और उनको धमका रहे थे कि आप अगर युद्ध नहीं रोकेंगे तो अमेरिका आपको साजो सामान नहीं देगा, लड़ाई के लिए गोला बारूद नहीं देगा, आपको गुप्त सूचनाएं नहीं देगा। अब गुप्त सूचनाएं क्या है? आजकल जिस तरह के युद्ध होते हैं असल में उसमें वायुसेना की बहुत बड़ी भूमिका होती, चाहे वो रूस की वायुसेना हो या जेलेंस्की का यूक्रेन की वायुसेना हो। असल में जेलेंस्की को तो पूरा नेटो और पीछे से अमेरिका भी सपोर्ट दे रहा है, वरना इतना छोटा सा देश रूस के साथ 3.5 साल हो गए करीब, युद्ध कर ही नहीं सकता था, टिक ही नहीं सकता था इस युद्ध में। तो अब इस बात पे हम आपको ज्यादा जानकारी दें कि ये साहब, इसमें नेटो का बहुत बड़ा रोल है और यूरोपियन कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो उसमें संरक्षण दे रखा है उन्होंने जेलेंस्की को, ये बात ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। और संरक्षण अमेरिका का भी था, क्योंकि जब व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद जिस तरह जलील करके वहां से निकाला गया जेलेंस्की को, तो जेलेंस्की बिना कोई बातचीत का नतीजा निकले चले तो आए यूक्रेन। लेकिन अमेरिका ने क्या किया
अमेरिका ने उनको गोला बारूद और हथियार देना बंद कर दिया यूक्रेन को। और सबसे बड़ी बात उसने ये की कि जो तमाम गुप्त सूचनाएं जो यूक्रेन को वो देता था, जिनके दम पे वो टिका हुआ था जंग के मैदान में और रूस से युद्ध लड़ रहा था, वो सूचनाएं देना अमेरिका ने बंद कर दी। वो सूचनाएं क्या हैं? वो सूचनाएं ये सूचनाएं हैं कि चूंकि अमेरिका के सैटेलाइट्स जो हैं नासा के बहुत ही सक्षम और बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं पूरी दुनिया में। हालांकि अब तो हिंदुस्तान ने भी अपना इसरो का जो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है कि धीरे धीरे वो नासा को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। अभी भी नासा की मजबूरियां हैं कि हिंदुस्तान के इसरो से वो कंप्रोमाइज करता है, समझौते करने लगा है और साथ साथ अभियान चलाता है। तो वो सूचनाएं जो सैटेलाइट के माध्यम से मिलती थी कि रूस में कहां पे क्या हो रहा, क्या तैयारी हो रही, अब कहां पे हमला करने वाला है रूस यूक्रेन के, ये सूचनाएं देना बंद कर दिया अमेरिका ने। रूस के पास तो अपने ही सैटेलाइट हैं, तो उनको तो बाकायदा सारी सूचनाएं मिल रही थी। तो एक तरह से ऐसे हो गया वो यूक्रेन की स्थिति और जेलेंस्की की स्थिति ट्रंप से पंगा लेने के बाद कि जैसे अंधेरे में आप वार कर रहे हो, आपको नहीं मालूम कि हमारा वार कहां जाएगा और क्या दुश्मन कितना शक्तिशाली है, अंधा कर दिया गया आपको। आपके पास कोई ना तो सूचनाएं आ रही और ना कोई आपको जानकारी दी जा रही, तो आपको पता ही नहीं है कि कहां से हमला होगा, लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, किस दिशा से होगा, किस तरह का हमला होगा। ये सब सूचनाएं, ये सारे नतीजे जो हैं ये उस सूचनाओं पे आधारित होते थे जेलेंस्की के लिए, जो अमेरिका उनको दिया करता था। तो अब वो तो करके देख चुका ट्रंप, लेकिन ये जो कुछ भी ट्रंप ने किया इससे पूरा यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यहां तक कि ब्रिटेन भी, वो नाराज हो गया ट्रंप से। और ऐसा लगा कि ट्रंप के हाथ से कहीं ऐसा ना हो कि पूरा यूरोप छिटक जाए। इधर भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है ट्रंप प्रशासन, उससे भी यूरोपियन कंट्रीज कोई बहुत खुश नहीं है। फ्रांस के भारत के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, ब्रिटेन के कितने अच्छे संबंध हैं कि व्यापारिक समझौता ही कर लिया उसने तो भारत के साथ द्विपक्षीय। तो कई ऐसे देश, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत क्वाड के भी सदस्य हैं ये सब, जापान भी बहुत अच्छा नहीं लगा उसको। यहां तक कि अमेरिका का जो सबसे नजदीकी दोस्त है इजराइल, उसने तक कह दिया कि ये बहुत जल्दी निपट जाएगा, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे दो बहुत खास दोस्तों में से, अमेरिका में से और भारत में से, हम एक को खो दें। तो ये परिस्थितियां हिंदुस्तान के साथ बन रही हैं और ट्रंप अपनी मनमानी करने पर तुले हुए। तो एक तो ये भारत का मामला, और दूसरा अगर वो इस तरह की मनमानियां जेलेंस्की के साथ करेंगे तो ये परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि ट्रंप के हाथ से यूरोपियन कंट्रीज का जो कंट्रोल है और ब्रिटेन के ऊपर जो कंट्रोल है, क्योंकि ब्रिटेन अब अलग हो चुका है यूरोपियन कंट्री से, तो वो जो है छिटक जाएगा रिमोट उसका। और एक बहुत बड़ा पावर जब बनता है अमेरिका का, तो अकेला अमेरिका नहीं है उसमें जब अमेरिका जो भी कदम उठाता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के पीछे पिछलग्गू की तरह चलते हैं। नेटो का क्या है, नेटो में भी यही है। नेटो ने अभी जब दोबारा सत्ता में ट्रंप आए तो उन्होंने एक बार फिर ये कहा था कि अगर अपनी अपनी भागीदारी ये देश नहीं बढ़ाते हैं नेटो में, जो यूरोपियन देश हैं और ब्रिटेन है और जो भी देश हैं उसमें, तो अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा, यानी नेटो से अपने आप को अलग कर लेगा। क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि नेटो के पास जो भी हथियार गोला बारूद आते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास से जाता है। तो जाहिर है कि अमेरिका जो है वो कभी भी नेटो से अगर हाथ खींच ले तो वो पंगु जैसा महसूस करेंगे अपन को, यूरोपियन कंट्रीज जो है, ब्रिटेन जो है, और नेटो खुद भी अपने आप में ऐसे ही होगा। तो ये लोग जो है कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन मजबूरियां होती हैं, चाहेंगे भले ही नहीं, लेकिन अगर ट्रंप इतना मजबूर कर देंगे तो ये कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि ट्रंप की मनमानियां पूरी दुनिया को रास नहीं आ रही हैं। भारत के साथ भी वो मनमानी कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ भी मनमानी कर रहे हैं, इधर ईरान के साथ भी मनमानी कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ट्रंप की गोद में जाके बैठ गया। अच्छा खासा उससे चाइना से उसका सिलसिला चल रहा था, और चाइना ने जो भारत के साथ जंग हुई, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने उसको गोला बारूद दिए, हथियार दिए, सूचनाएं दी पाकिस्तान को। उनका तो अपना कोई तंत्र है नहीं, अमेरिका से उतनी मदद मिली नहीं है पाकिस्तान को। तो ऐसा दोस्त जो आजमाए वो दोस्त था जो पाकिस्तान का चीन। अमेरिका कभी आजमाया हुआ दोस्त नहीं रहा पाकिस्तान का।
1971 में जब भारत से लड़ाई हुई थी और उसने अमेरिका से मदद मांगी, तो वहां झूठा आश्वासन अमेरिका ने दिया कि हम अपना बेड़ा भेज रहे हैं, 7वां बेड़ा, और भेजा ही नहीं उन्होंने, वहां से रवाना ही नहीं किया, आएगा कहां से। तो इस तरह से बेवकूफ बनाया, तब तक भारत ने फतह कर लिया पाकिस्तान को। तो अमेरिका का तो ये रवैया है, अमेरिका किसी देश का कभी मित्र रहा ही नहीं है परमानेंट। उसकी दोस्ती दुश्मनी सब परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियां बदलती हैं जैसे जैसे वो अपनी दोस्ती दुश्मनी का तेवर बदल देता है। तो पाकिस्तान ने अपने आजमाए हुए दोस्त को, चीन को एक तरह से नाराज कर लिया। जब मुनीर आसिम मुनीर जाके वहां ट्रंप की गोद में बैठे, तो चीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये बात। और चीन का बहुत बड़ा कर्ज भी है पाकिस्तान के ऊपर, जो अगर वो मांगना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई देश ये थोड़ी कह सकता कि अपना कर्ज आप वापस ना लो। और पाकिस्तान उसकी किस्तें देता नहीं है, बेचारा खामोश बैठा रहता है चीन। हालांकि बेचारा तो नहीं है, उसकी तो पॉलिसी ही है कि इस तरह से लोगों को फंसाओ, पहले कर्ज दो, पूरी दुनिया के, श्रीलंका को भी उसने फंसाया, नेपाल को भी अपने चंगुल में लिया। ये सब के साथ करता है वो, तो वही उसने पाकिस्तान के साथ करा। लेकिन अब अमेरिका क्या करेगा आगे? जैसे कि अमेरिका ने एक सूचना आई थी, छन छन के खबर आई थी कि जब अमेरिका ने कहा था, आसिम मुनीर जब पहली बार अमेरिका गए थे, तो ये कहा था कि ईरान की लड़ाई में आप पर्दे के पीछे से, और अगर जरूरत पड़ जाए तो खुल के भी अमेरिका का समर्थन करें, हम आपको राष्ट्रपति बनवा देंगे पाकिस्तान का। और ये अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इमरान की सरकार को हटवाने का काम उन्होंने ही किया है, शेख हसीना की सरकार को हटवाने का काम अमेरिका ही ने किया है बांग्लादेश में, और वो बनवा भी सकता है। परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनवाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पे उसका शुरू से नियंत्रण रहा है। भले ही बीच में चीन आगे आ गया था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ज्यादा बदमाशियां की और ओसामा बिन लादेन को अपने छुपाया रहा और अमेरिका से आतंकवाद मिटाने के लिए फंडिंग लेता रहा बहुत बड़ी रकम, और फिर बाद में अमेरिका को मालूम पड़ा, तो ये अमेरिका थोड़ा सा, ओबामा राष्ट्रपति थे उस समय, वो उसने अपने हाथ खींच लिए और वो थोड़ा सतर्क हो गया था पाकिस्तान से। तो उसी वजह से चीन की तरफ रुख पाकिस्तान ने अपना कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान तो एक भिखारी मुल्क है, और कटोरा लेके घूमता है, जो भी उसके कटोरे में उसके कासे में डाल दे धन दौलत, तो उसी की बातें करने लगता, उसी का गुणगान करने लगता। आजकल थोड़ा बहुत अमेरिका ने उसको अपने ढंग से, भले ही डायरेक्ट अभी ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन जो IMF से जो लोन मिला है, जो तमाम दुनिया के देश विरोध में थे, भारत विरोध में था, और खुले सबूत थे पाकिस्तान के पास के पहलगाम, हालांकि बाद में अभी ये कहा गया, वहां से वैश्विक संस्थाएं जो हैं उन्होंने मान लिया इस बात को कि वो पाकिस्तान का इसमें रोल था पहलगाम के हमले में, और TRF का रोल था, जो पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद का एक सहयोगी संगठन है। तो ये सब चीजें तो अब सामने आ गई, लेकिन लोन तो मिल ही चुका है ना, अभी एक और किस्त उसकी मिलना है IMF से, और वो ट्रंप के प्रयासों के बिना नहीं मिल सकती, क्योंकि ट्रंप का तो आप जानते ही हैं कि बड़ा नियंत्रण है वहां पे। तो पाकिस्तान ये सब चाह रहा है, ट्रंप अगर चाहेंगे तो दुनिया के कुछ और भी देश उसको मदद कर देंगे। सऊदी अरब भी, जो अभी हाथ खींच लिया उसने, वो भी मदद कर सकता पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अच्छी तरह जान रहा है कि अमेरिका का सहयोग उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप से तो नहीं, चाइना से जो कुछ भी छीनना था, लूटना था पाकिस्तान को, वो लगभग लूट चुका। अब चाइना उस ढंग से पाकिस्तान की मदद इस समय नहीं कर रहा है। यही तो वजह है कि अमेरिका की गोद में बैठा पाकिस्तान जाके, और क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, कभी जिसका आप कर्ज लेंगे या जिसका एहसान लेंगे, एहसान भी तो मानना चाहिए ना। आप मानते ही नहीं है, पाकिस्तान एहसान ही नहीं मानता, और वो ये कहता चीन से कि आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारी मदद हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप हमें मदद नहीं करोगे तो हमें अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाएंगे। वो तो तैयार ही बैठा हमारी मदद करने के लिए, डॉलर से और पैसे से और गोला बारूद से और हथियारों से। तो चीन भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाए, तो इसलिए मदद करता रहा था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, दोगला देश है, वो दो घोड़ियों पे सवारी कर रहा था लगातार, अमेरिका पे भी और चाइना से भी, और उसने कभी अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म नहीं किए थे। ये बात चाइना अच्छी तरह जानता था। तो ये हुआ कि अब चाइना से उसे वो सब मिला। यही हुआ कि अभी जब भी वैश्विक मंचों पे चाइना का सपोर्ट की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की बात हुई, TRF को या कोई भी और बातें हुई, तो चाइना ने उस तरह से अपना वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे उसने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवाने से रोक दिया था एक बार। कहीं बड़े बड़े हाफिज सईद के लिए भी यही रवैया उसका था। कई आतंकियों के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का के सपोर्ट में चीन खड़ा हो जाता था, वीटो इस्तेमाल करता था।
दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र में और संस्थाओं में। तो इस बार चीन ने नहीं कहा, और चीन ने पहली बार ऐसा हुआ कि उसने भारत के पक्ष में बयान दिया कि अमेरिका अगर इस तरह टैरिफ लगाएगा तो भारत के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का दुश्मन ये कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। अब भले ही वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, देखिए दुनिया की राजनीति इस समय बड़े अजीब मोड़ों से होकर गुजर रही। अगर उसने कह दिया कि हम भारत के साथ हैं तो भारत को बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि वो ये मान ले कि हमारे साथ चीन है। चीन भी एक दोगला देश है और 1964 की लड़ाई में वो कर भी चुका है हिंदुस्तान के साथ, 62 में जो भी किया उसने, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने कहा तो, और इस कहने का बहुत बड़ा मतलब है, इस तरह कह के उसने एक तरह से पाकिस्तान को नाराज कर लिया। तभी तो पाकिस्तान जो है, आसिम मुनीर जो है, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहमति तो वहां के प्रधानमंत्री की है ही कि जो, और वैसे भी अगर सहमति ना भी हो तो वहां का आर्मी चीफ बड़ा पावरफुल होता है पाकिस्तान का, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। उसने फैसला लिया कि, और ये भी देखिए आप कि अमेरिका ने वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को बुलाया जो राष्ट्रपति भी नहीं है, जैसे परवेज मुशर्रफ थे या जियाउल हक थे, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो आर्मी चीफ हैं केवल। तो उनको बुलाया क्यों? वो जानते हैं कि चल इनकी रही है पाकिस्तान में। तो अमेरिका तो बहुत ही चालाक देश है, और आसिम मुनीर को अपनी मुट्ठी में उसने कर लिया, और अब चीन ताक रहा है मुंह, और पाकिस्तान को अंदर ही अंदर गालियां भी दे रहा है कि दोगला देश है ये। हालांकि ये हम बता दें कि अपने हित इतना पैसा वहां पे कॉरिडोर में लगा रखा है चाइना ने, और तमाम प्रोजेक्ट वहां लगा रखे हैं, तमाम उद्योग धंधे कारोबार वहां। पाकिस्तान के लोग, असल में क्या है कि पाकिस्तान की जनता जो है वो वहां की सरकार के साथ कभी नहीं खड़ी होती, अमेरिका की बात हो या चीन की बात हो। जब भी अमेरिका ने जैसे पहले पाकिस्तान को बहुत जब वो ओसामा बिन लादेन की रहनुमाई में वहां ट्विन टावर पे हमला हुआ था अमेरिका में, तो कोलिन पावेल थे अमेरिका के विदेश मंत्री, और उन्होंने जॉर्ज बुश वहां के राष्ट्रपति थे, दोनों ने एकदम क्लियर कह दिया था कि अब हमें केवल ये देखना है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और जो हमारा इस संकट की घड़ी में साथ नहीं देगा तो वो एक तरह से हम उसको दुश्मन मानेंगे। और परवेज मुशर्रफ थे वहां पे पाकिस्तान में राष्ट्रपति, आर्मी चीफ भी वही थे। तो उन्होंने खुल के अमेरिका को कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या चाहिए। दोनों ने उनके एयरबेस मांगे, उनके तमाम दुनिया, क्योंकि अफगानिस्तान को उनको मालूम था कि अफगानिस्तान में छुपा हुआ है लादेन। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो खुद ही पाकिस्तान में छुपा हुआ था। तो ये सब तमाम सुविधाएं पाकिस्तान से ली, पाकिस्तान ने अमेरिका से ली, और बाद में अमेरिका ही को धोखा दे दिया। तो अमेरिका, पाकिस्तान तो ऐसा देश है, और अभी अमेरिका के जो पेंटागन है वहां के पूर्व सुरक्षा अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी वो हैं, उन्होंने खुल के ये कहा कि ट्रंप की नीति समझ में नहीं आ रही है, क्या करने वाले हैं। उस पाकिस्तान से ही हाथ मिला रहे जिसने अमेरिका के करोड़ों डॉलर लूटने के बाद और फिर उसको संरक्षण दे रखा था अपने यहाँ। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोट पेंट में ये ओसामा बिन लादेन है यहाँ का आर्मी चीफ जो है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक मुल्ले की तरह वहां पे पाकिस्तान में तकरीर की वहां के लोगों के सामने, और फिर आतंकवादियों ने भारत में पहलगाम में नाम पूछ पूछ के मारा पर्यटकों को, तो जाहिर है कि उकसावा उन्होंने किया था, उकसावा पूर्ण कार्रवाई आसिम मुनीर ने ही की। भारत को तो ये चाहिए था कि जिस तरह से उसने 14 आतंकवादी मार दिए वहां पे, मसूद अजहर के ही ठिकाने पे, एक ही ठिकाने पे मार दिए, और कई जगह पे 9 ठिकानों पे हमले किए और मार दिए। तो ये आसिम मुनीर पे भी अटैक करना चाहिए था। ये छुप के बैठ गया था बंकर में उस समय। ये तो दुनिया में आपने पढ़ा ही होगा, खबरों में आ रही थी बातें, क्योंकि डरा हुआ था, उसको मालूम था कि ये कर सकता है भारत। अरे जब उसने जहां उनके परमाणु संयंत्र, परमाणु यूरेनियम वगैरह रखा हुआ था रावलपिंडी में, नूर खां एयरबेस पे, उसके वहीं पे हमला कर दिया, तो वो समझ गया कि अब सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा माना जाता है वो एयरबेस आर्मी का, वहां तक पहुंच गया हिंदुस्तान। तो अब परमाणु उनके ठिकाने कहाँ, फिर अगर वो ठिकाने सुरक्षित नहीं है तो आसिम मुनीर कहां तक सुरक्षित हो सकते थे? तो प्रधानमंत्री कैसे सुरक्षित हो सकते थे? हो ही नहीं सकते। तो ये स्थितियां पैदा हुई, और इन सब बातों से पाकिस्तान ये, और जिस तरह से टाइम फिस हो गए चीन के हथियार भारत के सामने, सेना के सामने, तो पाकिस्तान समझ गया कि चीन के हथियारों के बूते पे भारत से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। उसको अमेरिकी हथियारों की जरूरत है, और अमेरिकी हथियार जो है अमेरिका दे नहीं रहा था उसको।
और इसलिए दे रहा था कि अमेरिका के अपने देश में ही विरोध हो रहा था पाकिस्तान का कि वो आतंकवादी देश है और अगर तुम हथियार दोगे तो वो भारत पे भी उनका इस्तेमाल करेगा और आतंकवादियों को अरे जिस देश के आतंकवादियों को वहां की सेना का खुला संरक्षण हो, इस तरह के वीडियो तस्वीरें सामने आ चुके हैं और एक बार नहीं 20 बार आ चुके हैं। तो वहां तो अमेरिका ये भी डरा हुआ है कि वहां के परमाणु जो संयंत्र हैं और परमाणु बटन है उस पे कहीं पाकिस्तान की सेना के साथ मिलके आतंकवादी कब्जा ना कर लें और वो बटन ना दबा दें, वरना तबाही हो जाएगी। और ये आसिम मुनीर ने अभी कह भी दिया अमेरिका की धरती पे, और सह उसमें थी ट्रंप की, उन्हें खुद खुल के ये बात कह दी कि अगर भारत ने अब की बार पाकिस्तान पे हमला किया तो ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं होगी और हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे न्यूक्लियर हथियारों से। खुली धमकी इस तरह की कोई देश दे सकता है इस दौर में? इस दौर में जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, एक अघोषित संधि है सभी के बीच में कि पहल कोई नहीं करेगा न्यूक्लियर हथियारों की। इसी से तो ये तबाही बची है। और अगर एक देश ने भी पहल कर दी तो फिर सभी देशों के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास तो और ज्यादा है। हर देश के पास, बड़े देश के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। यहाँ तक कि इजराइल घोषित तौर पे तो नहीं वो, लेकिन वो माना जा रहा है कि उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। उन्हीं की दम पे तो ईरान को डराने का काम करता है, धमकाने का काम करता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक तरह से एक नए समीकरण बना रही। अब आप पूछेंगे कि अगर इस तरह की परिस्थितियां थी तो ट्रंप को क्या पड़ी थी कि पुतिन से मुलाकात करें। जैसे कि हमने कहा कि ट्रंप को यह डर सता रहा है कि नेटो और यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटेन जैसे देश कहीं छिटक ना जाएं, क्योंकि भारत के साथ उसने जो किया और जो मनमानी जेलेंस्की के साथ वो करना चाहता। अच्छा, एक और खेल खेला ट्रंप ने कि जिस खनिज डील के लिए उन्होंने अमेरिका बुलाया था जेलेंस्की को, वो खनिज डील अब उसने कर भी ली है वहां यूक्रेन के साथ अमेरिका ने। तभी तो फिर से हथियार, गोला बारूद और सूचनाएं देना अमेरिका ने शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो खुल के कह चुका है कि अमेरिका फर्स्ट। यानी अगर अमेरिका का हित अगर साबित नहीं होगा तो वो फिर किसी की मदद नहीं करेगा। अब भारत को भी धमकी दे चुका, वो ये भी कह रहा है कि हम आपको फिर से करेंगे, आपको टैरिफ और लगाएंगे हम। और मोदी का रुख वो देख चुका है कि मोदी झुकने वाले नहीं है। मोदी तो कह भी चुके हैं कि झुकने वाले हम हैं नहीं। तो अब ट्रंप बहुत बड़ा सांप छजूदर की स्थिति उनकी बन गई है ट्रंप की, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि वो समझ रहे थे भारत डर जाएगा। भारत तो डरा ही नहीं, और रूस ने भी भारत को खुल के सपोर्ट दे दिया, यहां तक कि चीन भी सपोर्ट में आ गया भारत के। अब ये तिकड़ी तो बहुत बड़ी तिकड़ी है, अमेरिका कहीं नहीं लग रहा। अगर पूरे यूरोपियन कंट्रीज भी अगर इनके साथ आ जाएं तो अमेरिका पार नहीं पा पाएगा इस तिकड़ी से। क्योंकि आप ऐसे समझ लिए कि यूक्रेन को तो पूरी दुनिया, एक तरह से पश्चिमी दुनिया जितना है वो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ब्रिटेन हो, खुल के सब सपोर्ट दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं। तब वो इतने 3.5 साल से लड़ाई लड़ पा रहा है रूस से, वरना वो लड़ सकता था क्या? लेकिन रूस तो अपने दम पे लड़ रहा है, तो रूस के पास कुछ ना कुछ तो जड़ है ना। रूस कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है। और ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद, एक प्रेस को संबोधित किया, हालांकि 12 मिनट संबोधित किया दोनों नेताओं ने, ट्रंप ने और पुतिन ने, लेकिन उसमें खुल के ये बात ट्रंप ने कही कि रूस जो है एक वो महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है दुनिया की, और यूक्रेन ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तो यूक्रेन को झुकना पड़ेगा। मतलब उनका यही है कि यूक्रेन को ये डील मान लेना चाहिए और पुतिन की शर्तों पे एक तरह से। और यूक्रेन कह चुका है कि अगर हमें ऐसी डील मानना होती तो हम ये 3.5 साल लड़ाई क्यों चलाते। असल में यूक्रेन की बहुत सी जमीनों पे रूस ने कब्जा कर लिया है, और जहां नहीं कर पाया वहां कब्जा करने की नीयत है रूस की, तो वो करना चाहता है। और जेलेंस्की ये चाह रहे हैं, रूस ये चाह रहा है कि अगर ये युद्ध विराम होता है, सीज फायर होता है, तो जो जहां है वहीं रुक जाएं। तो इसमें तो रूस का फायदा है, क्योंकि रूस तो बहुत कई वहां पे प्रांतों में और कई शहरों पे कब्जा कर चुका है यूक्रेन में, और वहीं अगर रुकते हैं लोग दोनों, तो ये तो वही बात हो गई जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जब 1948 में कवालियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था कश्मीर पे, और ये चले गए थे जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में कि साहब रुकवा दीजिए। उन्होंने रुकवा दिया और इस शर्त पर रुकवाया था कि जो जहां है वहीं रहेगा, यथास्थित स्टेटस को जो रहेगा। आज भी स्टेटस को की बात हो रही है। इस पे जेलेंस्की तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें रूस का फायदा है। और
डोनाल्ड ट्रंप इस पे एक तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते। क्यों नाराज नहीं करना चाहते? असल में अमेरिका की आंतरिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। अमेरिका में ना तो उस तरह से अब पैसा बचा जैसा कि दुनिया समझ रही, बहुत बड़ा कर्ज है अमेरिका के ऊपर, और हथियार गोला बारूद यहां तक कि कई उनकी मिसाइलें, कई तमाम चीजें जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो सब ये दे दे के यूक्रेन को दे रहे हैं, कहीं इधर तमाम देशों को, इजराइल को दे रहे हैं। तो अब वो हथियार ही हैं, वो कमी पड़ गई। अब उनका तादाद बढ़ाने का उन्होंने, ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि उत्पादन बढ़ाओ हथियारों का, गोला बारूद का, क्योंकि उसका तो कारोबार ही हथियार और गोला बारूद का है। दूसरे देश मांग रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे। तो आप बताइए कहां तक आगे बढ़ेंगे आप? और जेलेंस्की को भी कब तक हथियार देता रहेगा अमेरिका? असल में जो कुछ भी हो रहा है, नेटो देश जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उससे तो बहुत ज्यादा दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को, जिसके दम पे वो टिका हुआ है लड़ाई में, और गुप्त सूचनाएं भी जितनी है वो अमेरिका ही दे रहा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर ट्रंप अपना हाथ खींच लेंगे तो जेलेंस्की युद्ध में टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, ये बात जेलेंस्की भी जानते हैं। लेकिन जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि साहब आप हमारे माई बाप हो, संरक्षणदाता हो। उन्होंने जब मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, तब भी ये कहा था कि हम मान रहे हैं। उन्होंने कहा था ट्रंप ने खुल के कि अमेरिका आपके पीछे नहीं खड़ा होता तो आप 4 दिन भी इस लड़ाई में नहीं टिक पाते। उन्होंने माना था कि आप सही कह रहे हैं इस बात को। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अपने एहसानों का बदला इस तरह लो। एक तो जेलेंस्की के साथ डील करके बैठ गए हैं, और यूरोपियन कंट्री और सब वो ब्रिटेन सब मुंह ताकते रह गए कि अपना फायदा तो कर लिया ट्रंप ने। उनको क्या मिला? उनका भी तो गोला बारूद और तमाम डॉलर और तमाम पैसा गया है यूक्रेन को सपोर्ट करने में। उसका क्या होगा? अपनी भरपाई तो आपने कर ली। और अब पुतिन को असल में चाहिए वो जमीनें जो नजर है उनकी, जो कुछ तो कब्जा कर चुके हो, कुछ पे भी कब्जा नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए ये जमीनें, क्योंकि भले कब्जा नहीं है लेकिन वहां घुस चुके हैं वो। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पुतिन जमीनें चाहते हैं, और बहुत बड़ा खनिजों का भंडार है असल में यूक्रेन में। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर उन पे, अभी डील जरूर हुई है लेकिन वो डील करने में माहिर हैं ट्रंप, लेकिन अभी वो डील नहीं हो पाई उनकी जो वो चाह रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि सब कुछ दे दो आप तो हमें, खनिज का जो भी भंडार आपके पास। तो अभी ट्रंप को उस तरह से दिया थोड़ी है जेलेंस्की के, लेकिन हाँ एक टुकड़े जैसे कहते हैं ना, डालना तो डाल दिया, और ये कह दिया कि साहब आप वहां मामला निपटवाइए कायदे से। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि ये जेलेंस्की कहाँ लग रहा, इसके तो हम देश पे अगर पुतिन हमारे साथ आ गए तो साले को मार मार के कब्जा कर लेंगे हम, और पुतिन के साथ मिलके और यही डील करें। यही डील की असल में बातें भी चल रही हैं अंदर खाने से, कि वो ट्रंप से कह रहे हैं कि ठीक है आपको हम जमीन दिला देंगे, और जेलेंस्की को समझा रहे हैं कि समझौता तो करना पड़ेगा, गिव एंड टेक वाला। तो ये कह रहे हैं वो। और वो रूस से उन्होंने कह के रखा है पुतिन से कि हमें साहब ये तमाम कारोबारी समझौते करना है यूक्रेन के साथ, उसमें आप मत बोलना। तो इस पे पुतिन भी तैयार हैं। दोनों देशों का फायदा है, लेकिन नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा है जेलेंस्की का, और यूरोपियन कंट्रीज का, और ब्रिटेन का जो के पीछे से, और नेटो देशों का जो उसको संरक्षण दे रखा है जिन्होंने जेलेंस्की को अभी तक दे दिया जो संरक्षण। तो ये बताइए आप कि अगर इस तरह से समझौता अगर ट्रंप कराएंगे तो ना तो यूरोपियन कंट्री जिसको मानने को तैयार है, ना ब्रिटेन मानने को तैयार है, और ना जेलेंस्की मानने को तैयार है। लेकिन अभी उन्होंने जब मुलाकात की थी पुतिन से तो ये कह दिया था कि अभी बीच में ना बोलें फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज। क्यों नहीं बोलें? क्योंकि वो बहाना ये ले रहे थे कि ट्रंप बिदक जाएंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। कम से कम बात करने दो, आगे बढ़ने दो, फिर हम आपको बताएंगे क्या बात हुई, और यूरोप को भी हम विश्वास में लेंगे और जेलेंस्की को विश्वास में लेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे लग नहीं रहा कि उन्हें विश्वास में लेंगे। वो अपने, ट्रंप एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो अपनी शर्तें थोपते हैं दूसरों पे। भारत पे भी तो यही कर रहे थे वो, कि आप हमारी शर्तों पे समझौता करो, हमसे नहीं किया, टैरिफ लगा दिए। यही काम है ट्रंप के। तो यही वो जेलेंस्की पे करेंगे। लेकिन अब जेलेंस्की, अब देखिए ये अगर इस तरह करेंगे तो इतना आसान नहीं है। ये बात ट्रंप भी समझ रहे हैं कि इस पे दुनिया तैयार नहीं होगी। तो इस तरह चाह रहे हैं कि बेवकूफ भी बना दें वो दुनिया को, और जेलेंस्की को, और पुतिन के साथ, क्योंकि पुतिन की इस समय उन्हें बहुत जरूरत महसूस हो रही। और जिस ढंग से आपने देखा कि कल वो पुतिन वहां पे गए हैं अलास्का में, और जिस तरह से रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया,
और जिस तरह से थंब इम्प्रेशन देके स्वागत किया, सबसे पहले तालियां बजाई ट्रंप ने उनके स्वागत में जब वो उतरे वहां की धरती पे अमेरिका, और फिर थंब इम्प्रेशन से उनका स्वागत किया, तो बदले में फिर ट्रंप के थंब इम्प्रेशन के जवाब में पुतिन ने भी थंब अपना इम्प्रेशन दिया उनको। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो एक तरह से सरेंडर हैं पुतिन के सामने। और सरेंडर क्यों है? क्योंकि पुतिन जब भारत नहीं दब रहा उनसे, ये वो अच्छी तरह समझ गए कि रूस तो दबने वाला है ही नहीं, और रूस अगर आगे आएगा तो चीन और भारत भी साथ हो सकते हैं। अब जो परिस्थितियां बदल चुकी, तो अभी तक भारत न्यूट्रल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा उसको, क्योंकि पुतिन भी साथ दे रहे हैं भारत का खुल के अमेरिका के विरुद्ध। तो वो समझ रहा है कि अगर ये तिकड़ी बन गई तो ये तो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये। तो पुतिन को, और फिर अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका अभी इस समय रूस से लड़ने की स्थिति में नहीं है, और यूरोपियन कंट्रीज कितना साथ देंगे पुतिन के साथ और ट्रंप के साथ, कितना खड़ा हो पाएंगे, वो कितना गोला बारूद से सपोर्ट करेंगे, कितना आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे, ये अच्छी तरह ट्रंप जानते हैं। उनके पास वो सब चीजें है ही नहीं। दुनिया में जो अमेरिका ने दादागिरी की है और कर रहा है, उसके चक्कर में बेचारे यूरोपियन कंट्रीज भी पिस गए। उनका भी बहुत सारा गोला बारूद और डॉलर्स और तमाम जो पैसा है वो इस तरह की जंगों में लग गया। कहीं ईरान के खिलाफ आप जंग छेड़ देते हैं, कहीं आप सीरिया में, कहीं दमिश्क में, कहीं यमन में, और फिर सबसे उम्मीद करते हैं नेटो देशों से कि आप वहां पीछे आइए। तो अभी तक तो वो आते रहे, लेकिन आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कब तक अपना नुकसान करेंगे वो लोग? तो ये डर उनके सता रहा, और वो ये जंग लड़ने की स्थिति में भी नहीं है सीधे सीधे रूस से। तो अब उनने जो कुछ भी कह तो दिया था कि अगर वो 3 महीने में अगर इन्होंने रूस ने जंग नहीं रोकी तो मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा और फला करूंगा, लेकिन वो समझ गए कि कुछ कर नहीं पाएंगे वो, और कर नहीं पाएंगे तो उनकी साख चली जाएगी। तो जो अमेरिका की साख है, और उससे भी बढ़ के जो ट्रंप की अपनी साख है, उस साख को बचाने के लिए ये मीटिंग हुई जहां तक, क्योंकि ये भी अब बातें खुल के सामने आ गई हैं छन के कि इस डील में ट्रंप की दिलचस्पी ज्यादा थी, पुतिन की नहीं थी। ट्रंप चाह रहे थे कि ये बातचीत हो, और उन्होंने खुल के कहा था कि मैं एक बार राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहता हूं, और इस तरह की पेशकश की अपने तमाम प्रतिनिधियों को वहां भेजा रूस। पहले तो बातचीत हुई वहां, और उनकी बातचीत के बाद तब जाके पुतिन तैयार हुए इस मुलाकात के लिए, वरना वो तो तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कुछ ना कुछ कह रही हैं कि इसकी जरूरत ट्रंप को थी, पुतिन को नहीं थी। और ट्रंप की शर्तों पे समझौता नहीं होगा, पुतिन की शर्तों पे समझौता होगा। ये भी बात क्लियर हो गई दुनिया के सामने, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की है संयुक्त रूप से, उसमें आप देख रहे हैं कि पुतिन कहीं झुके ही नहीं, कोई शर्तें वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप वहां जमीन जहां तक हमारे जहां तक कब्जा हो गया वो छोड़ दीजिए, और जहां तक हमारी सेना है वो छोड़ दीजिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं जेलेंस्की के आप छोड़ दीजिए, वरना आपको जो बचा है जे भी और चला जाएगा यूक्रेन आपके हाथ से। वो तो धमका रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली। इस तरह से तो यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं कह रहे जेलेंस्की को। तो एक्चुअल क्या है कि अपना स्वार्थ उन्हें दिख रहा है अमेरिका में, जिस चीज में वो चीजें वो करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पुतिन ने अगर दिलचस्पी ली है इस मुलाकात में, ट्रंप से मुलाकात में, तो उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है वो मैं बता देता हूं आपको। असल में ट्रंप क्या है, पूरी दुनिया के सामने जब से 3.5 साल से वो जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, तो अलग थड़क पड़ के रह गए हैं वो बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज से, और इधर ये अमेरिका से, और तमाम यहाँ के जो एशिया के भी कुछ देश ऐसे हैं कि वो इस जंग से खुश नहीं है। तो वो अलग थलग पड़ गए, और उनको मान्यता उनकी खतरे में पड़ रही है रूस की। ये भी खतरा है कि रूस को कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाए संयुक्त राष्ट्र में कि रूस को कहा जाए कि ये तो दूसरे के मुल्कों पर नजर रखता है और उनकी जमीनें हड़पता है, प्रतिबंध, बहुत तगड़े प्रतिबंध पुतिन के ऊपर लगा दिए जाएं। तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसमें आर्थिक रूप से भी टूट जाएगा रूस, क्योंकि वैसे ही रूस तो सोवियत संघ के बाद, बिखराव के बाद रूस पर ना, अगर रूस भी अब टूट गया गोला बारूद के दृष्टि आर्थिक रूप से, तो फिर वो रूस का फिर क्या होगा? फिर विखंडन हो जाएगा। और ट्रंप, पुतिन तो जो है वो उसको, यूक्रेन को भी अभी भी खुल के कह रहे हैं वो हमें ये जमीन इसलिए चाहिए कि तो पहले से ही रूस की हैं। अरे थी रूस की कभी, लेकिन अब तो वो उनके कब्जे में है, और जब उनके कब्जे में है तो आप उस पर नजर रखे हुए हैं, ये गलत बात है।
तो ये सब एक्चुअल क्या है कि एक दूसरे की जमीनों पे कब्जा करने का जो खेल है ये पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। अब चीन क्या कर रहा था, गलवान के बहाने से वो भारत की जमीनों को हथियाना चाहता था, जो हमारे मोदी की सरकार ने सफल नहीं होनी थी उसकी योजना। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी यही कर रहा है। कई देशों पे, जहां इराक में भी यही किया था उसने, फालतू के अनर्गल आरोप लगाए हैं कि ये परमाणु बम बना रहा है वहां का राष्ट्रपति, और वो मालूम ये पड़ा कि वो बना ही नहीं रहा था। आप साबित भी नहीं कर पाए और तहस नहस कर दिया आपने इराक को। तो ये दादागिरी है, अमेरिका जो दादागिरी चला रहा है। रूस ऐसी दादागिरी नहीं चलाता है। रूस की जो जंग हुई यूक्रेन के साथ वो इसलिए हुई कि रूस को सीमाएं खतरे में आने वाली थी, और अगर नेटो देशों का समर्थन, जैसे कि वो चाह रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनको खुल के मिल जाता, और ये देर सवेर स्थिति बन गई थी कि नेटो देशों के साथ उनको मिला लिया जाएगा, तो रूस तो बहुत खतरे में आ जाएगा। फिर तो वहां से नेटो देश और अमेरिका, यूक्रेन, वो तो बिल्कुल लगा हुआ है सीमा वहां से वहां, पर वो लाके अपने गोला बारूद हथियार तोपें, कभी अगर रूस से जंग होगी तो वो तो खुल के यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करेंगे। ये स्थिति बहुत खराब थी रूस के लिए, तभी तो वो जंग उसने शुरू की है। और उसको नहीं मालूम था, वो तो ये समझ रहा था रूस के छोटा सा देश है यूक्रेन, मुश्किल से महीने 15 दिन में हम सरेंडर कर देंगे, जैसे पाकिस्तान को कर दिया इंडिया ने। लेकिन पाकिस्तान को तो कर दिया, यूक्रेन को नहीं कर पा रहा रूस, जबकि रूस अमेरिका से किसी मामले में कम थोड़ी है। वो अपनी तैयारियां जंग की कितनी भी कर ली हैं उसने, लेकिन फिर भी उसका जो है रूस कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये बात अब रूस समझ गया है कि अगर इस तरह से सपोर्ट देते रहेंगे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, तो इससे लड़ाई हम इतने लंबे तक, तो 3.5 साल तो हो गए, और आगे चलेगी तो हमारे देश के अर्थतंत्र टूट जाएगा, हमारे देश का गोला बारूद खत्म हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे अगर कोई, और अमेरिका की नीति यही है और यूरोपियन कंट्रीज की भी यही कि रूस बहुत ज्यादा उछलता है, इसको इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो। अब तो प्रतिबंध लगाने की बात भी कर रहे हैं वो सारे देश। अमेरिका ने तो कह ही दिया और लगा भी रखे हैं कई, इनसे कोई तेल ना खरीदे, इनसे कोई सामान ना खरीदे, कोई व्यापार ना करे, ताकि रूस को पैसा आना ही बंद हो जाए दुनिया के देशों से। और बिना पैसे के क्या कर लेगा रूस? अगर अपना जो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ के उसने रखा था, तो वही बात हो गई ना कि कुएं में अगर झिर है तो ठीक है, और झिर नहीं है तो कुआं सूख जाएगा। तो वो झिर बंद करना चाहता है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। और ये बात अब पुतिन समझ चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह से खराब अर्थव्यवस्था की दौर में चला जाए। एक बार तो विघटन हो ही चुका है सोवियत संघ का। अब पुतिन तो बहुत, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो वो एक अधिकारी थे उस समय, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उन्होंने सारे तमाशे अपनी आंखों से देखे, तो वो क्यों चाहेंगे? इसीलिए वो अपनी मान्यता उनको मिल जाए एक तरह से, देखो हमारी अभी रूस को तुम लोग समझ रहे, और यूरोपियन कंट्रीज तो वैसे ही अमेरिका से डरते हैं अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे से। उन्होंने ये दिखाया कि देखो पुतिन हमें कितनी मान्यता दे रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि आपकी कोई औकात ही नहीं है। तो ये अपनी औकात और अपनी मान्यता दिखाने के लिए पुतिन ने ये मुलाकात की, ऐसा लग रहा है उनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और रूस ये चाह रहा है कि वैश्विक राजनीति की मुख्य धारा से जो वो कट गया था, अभी भी लगभग कटा ही हुआ है, उसमें फिर से लौट आए वो। क्योंकि कोई भी देश आजकल का ग्लोबल जो है वो सीन इतना मुट्ठी में दुनिया आ चुकी है कि कोई देश किसी से अलग नहीं है। कारोबारी रिश्ते हों या और तरह तरह के रिश्ते हों, वो आप सबसे रिश्ते बना के नहीं चलोगे तो आप खत्म हो जाओगे। तो वैश्विक राजनीति में रूस कट गया है इस जंग के बाद से। तो इसमें कहीं ना कहीं जब ये मीटिंग की बात हुई तो ये जो है इसमें वो तैयार हो गए। अब ये देखिए आप कि सुरक्षा की नजरिया था, ये सुरक्षा की दृष्टि थी कि पुतिन ने अलास्का में ये मीटिंग रखवाई। क्यों? क्योंकि अलास्का जो है वो है तो अमेरिका में, लेकिन अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से तो वो उसका मुख्य भूभाग है अलास्का का, वो रूस के चुकोलटका एक जो शहर है उसके इलाके से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। और अगर कोई हरकत, कोई नहीं कह सकते आजकल अब गंभीरता और संजीदगी रही नहीं है देशों के अंदर, और पुतिन के साथ किसी तरह की कोई हरकत अगर अमेरिका की तरफ से होती थी वहां, तो रूस बिल्कुल पास में ही था। तो इसलिए अलास्का में ये मुलाकात हो रही। और आप सोचिए कि B-2 बॉम्बर जो ऊपर से गुजारे ट्रंप ने,
उनके स्वागत के नाम पे, पुतिन के नाम पे, वो क्या था? वो अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था। B-2 बॉम्बर सिर्फ अभी अमेरिका ही के पास है, वो रूस के पास नहीं है उस तरह के हवाई जहाज जो जमीन में 100 मीटर गहराई तक जाके वो बंकर हो या कोई भी हो भेजने की। तो ये अमेरिका दिखाना चाह रहा था, देखो पुतिन अभी तुम कहीं नहीं लग रहे हमारे सामने। वो स्वागत नहीं था, वो इनडायरेक्ट एक धमकी भी थी पुतिन के लिए। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो कुछ भी ये है, जो कुछ भी हो रहा है, ये इससे संभावना कहां बन रही? कोई इससे कोई जेलेंस्की को जब वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात मानेंगे नहीं, और जब आप उनको शामिल कर नहीं रहे, अब कह रहे हैं आप कि हम यूरोपियन कंट्रीज से बात करेंगे और जेलेंस्की से बात करेंगे। उन्होंने पुतिन से कह दिया कि हम जैसे कहते ना कि अपन कोई रिश्तेदारी जब आते हैं तो अच्छा हम फोन करेंगे आपको, हम बता के सारी चीजें पता करके फिर फोन करते हैं आपको। यही ट्रंप ने कह दिया उनसे कि हम आपको बात कर लें इनसे सबसे, और वो हम फोन करेंगे। अच्छा एक चीज और है, ट्रंप ये भी दिखाना चाह रहे थे रूस को कि यार थोड़ी बहुत अगर कहीं हमारे मुंह से कुछ ज्यादा, वो कहते ना जैसे शोले में डायलॉग था कि वो धर्मेंद्र ने जब ये कहा कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा बोल ही गया तो अब देख लेंगे, फिर कोई बात नहीं घबराने की। यही हुआ कि ट्रंप ने और अमेरिका ने बहुत बड़बोलेपन से काम लिया रूस के साथ, बहुत ज्यादा भूल गए वो, और वो कर कुछ नहीं पा रहे, ना तो लड़ाई रुकवा पा रहे। कह तो वो ये रहे थे कि अगर हम सत्ता में आ गए, ट्रंप ने यही कह के चुनाव जीता था, 3 दिन के अंदर हम ये जंग खत्म करवा देंगे। वो तो नहीं करवा पाए, और 6 महीने ज्यादा हो गए ट्रंप को, अभी भी नहीं करवा पा रहे वो कुछ। तो उनकी साख अमेरिका में भी दांव पे लगी हुई है ट्रंप की, और दुनिया के सामने भी दांव पे लगी हुई है कि आप तो बहुत कह रहे थे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे। डर गए ट्रंप से, पुतिन से। तो पुतिन और रूस ऐसा नहीं है एक, और फिर इससे यूरोप भी चिंतित है, जो लड़ाई आगे चल रही, और नाटो के देश भी चिंतित हैं, क्योंकि वो कब तक जेलेंस्की को इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और चिंतित तो अमेरिका भी है, जो उसने अभी वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई थी जेलेंस्की से साफ कह दिया था कि हम कब तक आपको इस तरह सपोर्ट करेंगे, एक ना एक दिन तो हमें हाथ खींचना ही पड़ेगा, वरना हम बर्बाद हो जाए क्या तुम्हारे पीछे। तो ये जब चीजें हैं ना, तो ये चीजें ये बताती हैं कि नतीजा कुछ निकला नहीं है मुलाकात का। और नतीजा जब कुछ नहीं निकला, असल में अलास्का जो है जहां मुलाकात हुई, रूस एक ऐसा देश है कि वो ये कहता है कि ये जेलेंस्की जिनको हमें देने को मना कर रहा है, ये इलाके ये तो कभी हमारा ही हिस्सा था। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के कई इलाकों पे रूस का कब्जा था जब वो सोवियत संघ था। तो अलास्का का भी तो यही है। अलास्का के बारे में पुतिन ने इनडायरेक्टली ये बात कह दी है कि आज से 158 साल पहले, 150 ईयर्स के पहले, ये अलास्का रूस का हिस्सा था, क्योंकि रूस की सरहदों के नजदीक है, वो आज भी है। अब ये परिस्थितियां बदलती हैं, जंगें होती रही, और फिर वो कभी इधर कभी उधर। जमीन है, जमीन किसी की नहीं होती। आज जिस मकान पे हमारा नाम लिखा रजिस्ट्री में, वो कल के दिन किसी और का भी हो सकता है, परसों किसी और का। तो वो हमारी व्यक्तिगत जमीनें हो या किसी देश की जमीनें हो, जब परिस्थितियां बदलती हैं और जंग होती है जब बड़े पैमाने पे, तो ये जमीनों पे किसी का एक परमानेंट नियंत्रण थोड़ी है। तो यही बात है कि अलास्का में अभी भी असल में क्या है कि ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वो ये बताते हैं कि कभी यहाँ पे रूस का यहाँ पे कभी कब्जा रहा था, और वो इतिहास बताता है कि 158 साल पहले वहां पे। अब पुतिन ये कह रहे हैं जैसे आप देखिए बात वही आ गई कि मोदी ने सबसे पहले जब मध्यस्थता अगर इनडायरेक्टली किसी ने की थी, तो पुतिन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये जो समय है युद्ध का समय नहीं है। अब पुतिन खुद यही बात कह रहे हैं, और पुतिन ये कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। हम ना तो जेलेंस्की से युद्ध करना चाहते अब और आगे, और ना अमेरिका से हम युद्ध में उलझने की के बारे में सोच रहे हैं। अगर अमेरिका को ऐसा लग रहा हो कि इनका रूस का ये ख्याल है कि अमेरिका पे भी हमला करेंगे, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यही काम तो ट्रंप ने किया इस मुलाकात। उन्होंने पुतिन को और रूस को ये बता दिया कि देखो हम न्यूट्रल हैं, हम जेलेंस्की के साथ नहीं है। अगर जेलेंस्की हमारी बात नहीं मानेंगे, या हम जो कहेंगे और आप जो कहेंगे, यानी पुतिन जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, तो हम उनके हाल पे उनको छोड़ देंगे।
तो ये बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। अब ये आप कह तो रहे हैं कि ट्रंप भी कह रहे हैं, और अभी पुतिन की तरफ से इस तरह का बहुत खुल के कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ट्रंप और अमेरिका के तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत सकारात्मक बात रही, पॉजिटिव बातचीत रही। अरे क्या पॉजिटिव रही? आप कोई निष्कर्ष तो बताइए। कोई भी निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा अभी, और निष्कर्ष तब तक नहीं निकलेगा जैसे वो कह रहे हैं कि हम यूरोपियन कंट्रीज से बात करके और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और फिर हम आपको फोन करेंगे, तो उसके बाद भले ही कोई स्थिति बने। अभी तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है कि आप कह रहे हैं कि साहब वो बहुत सकारात्मक बातचीत रही और फलाना रही, कुछ नहीं रही सकारात्मक। तो आप ये बताइए किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि रूस को बेवकूफ बना रहे हैं कि जेलेंस्की को बेवकूफ बना रहे हैं? ट्रंप का काम ही यही है कि दुनिया को बेवकूफ बनाओ, और अमेरिका फर्स्ट की नीति लेके आए हैं वो कि अमेरिका के को माला माल हम करेंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? अब इतनी गई बीती थोड़ी रह गई दुनिया के जो अमेरिका के कहने में आके पहले आप अपना सिक्का चला लेते और दादागिरी चला करते थे। अब वो नहीं हो पाएगा, और ये बात वो समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये जो चीजें हैं, ये 3 घंटे की बातचीत हुई है ट्रंप के साथ पुतिन की, और एक असल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को पता नहीं है पूरी दुनिया में कि बातचीत हुई क्या है, क्योंकि बिल्कुल बंद कमरे में ये बात हुई थी जहां कोई और था ही नहीं। बातचीत क्या हुई है पुतिन जानते हैं या ट्रंप जानते हैं, और वो लोग मेन चीजें क्या हुई, क्योंकि मेन चीज बताने के लिए दुनिया को या पत्रकारों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो वो कह रहे पॉजिटिव रही, और बता कुछ नहीं रहे पॉजिटिव रही। ऐसे होता कहीं पॉजिटिव रही? और उस बातचीत के समय और उसके पहले भी पुतिन पे पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे चढ़ाई कर दी पुतिन के ऊपर। तमाम ऐसे सवाल पूछे कि पुतिन जवाब देते नहीं मना पुतिन से। तो ये जो स्थितियां हैं, आप क्या समझ रहे इससे? और ये अगर पॉजिटिव बातचीत रही होती, ऐसा नहीं है बेवकूफ थोड़ी है अमेरिका के लोग भी और दुनिया के लोग भी। अमेरिका के लोग और वहां के कारोबारी उद्योगपति ये समझ रहे हैं कि ये बेनतीजा बातचीत है ट्रंप के और पुतिन के बीच। तो यही वजह है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच जो ये बैठक हुई अलास्का में, जो वॉल स्ट्रीट जो वहां का सबसे बड़ा, जैसे अपने यहाँ मुंबई में है, तो ऐसे ही वहां पे वॉल स्ट्रीट जो है वो वहां पे शेयर के औंधे मुंह गिरे कई शेयर कंपनियों की, बहुत गिरावट देखी जा रही वहां पे। तो अगर पॉजिटिव अगर हुई होती, शेयर बाजार जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे चल रहा था इस बातचीत से पहले, और वो फिसल गया, और उससे कई निवेशक परेशान है, इसमें अमेरिका के भी निवेशक हैं और पूरी दुनिया के भी निवेशक हैं। तो ये भी ये साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज होते हैं वो लोग। वो शेयर बाजार अच्छी तरह समझ रहा है, निवेशक अच्छी तरह समझ रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं रही, अभी आगे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में तो ये तो संभव ही नहीं है कि पॉजिटिव रही हो। आप कह रहे हैं पॉजिटिव रही, तो शांति स्थापना की आप बात कर रहे हैं, ऐसी शांति स्थापित होती है कहीं? आप कह रहे हैं कि साहब हम, ट्रंप कह रहे हैं कि हम शांति स्थापित करेंगे, हमें नोबेल पुरस्कार दे दो। वो तो ये भी कह रहे थे कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रुकवा दी और परमाणु टकराव रोक दिया। अच्छा, इधर पे वो इजराइल और ईरान के बीच भी उन्होंने श्रेय ले लिया कि हमने ही रुकवाया। अब वो चाह रहे हैं कि ये श्रेय भी हम ही को मिल जाए यूक्रेन और रूस की बातचीत रोकने का। और फिर हमारा दावा, क्योंकि पाकिस्तान ने और इजराइल ने तो कह ही दिया, उनके पक्ष में दावा कर दिया कि साहब इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, इसके हकदार हैं ये ट्रंप। और तो कोई देश अभी आगे नहीं रहा, और वो उनका शेख चिल्ली जैसा ख्वाब है वो ट्रंप का मिलना थोड़ी है, क्योंकि दुनिया के जब तक और देश भी सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, तो वो करने वाले हैं नहीं है। जिस तरह की आपकी पॉलिसीज हैं वो दुनिया को रास नहीं आ रही हैं। आपके यूरोपियन कंट्रीज, अरे और तो छोड़िए, आपके अमेरिका को रास नहीं आ रही। आसिम मुनीर को आपने दोबारा बुलाया और उनको तमाम कहा कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तो उनके अमेरिका के खिलाफ, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वहीं अमेरिका ही में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उन्होंने ये कह दिया वहां के लोगों ने कि आप स्वतंत्र थोड़ी हैं इस तरह की चीजों के लिए, आप बिना अमेरिका के लोगों से पूछे हुए आप कुछ नहीं दे सकते पाकिस्तान को आप, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत लूटा अमेरिका को और अब हम लुटने नहीं देंगे अमेरिका को। तो ये बड़ा उनके खिलाफ तो बड़ा प्रदर्शन हुआ वहां पे। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये जो चीजें हैं इससे कोई निष्कर्ष निकला नहीं है और ना निकलने वाला है। और
ट्रंप के पास एक ही सूत्री फार्मूला बचा है कि वो, जैसे अभी उन्होंने यूरोपियन देशों से कह दिया कि आप लोग मत बोलिए, बीच में बोलिए नहीं कुछ, और हमें आगे बढ़ के हमें करने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे क्या बात हो रही है, हमारी आगे क्या योजना बनाएंगे अपन लोग, ये उनने कह दिया। तो ये कह तो दिया उनने। अच्छा, ट्रंप ने फॉक्स रेडियो को, जो अमेरिका का बहुत बड़ा एक नेटवर्क माना जाता है मीडिया का, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, और उन्होंने उसमें ये तो कहा कि पॉजिटिव रही, लेकिन उन्होंने कुछ बता नहीं पाए वो कि कैसी पॉजिटिव रही। जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो निरुत्तर हो गए, लेकिन उनने आखिरी में अपनी आबरू बचाने के लिए इतना जरूर कह दिया कि साहब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बातचीत हुई है इससे समझौते का रास्ता रूस के साथ प्रशस्त हुआ है हमारा, और ये यूक्रेन की जंग ये रुकवाने में ये बड़ी मददगार साबित हो जाएगी ये बातचीत। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, और आप भारत को 27 अगस्त से 25% आप कह रहे हैं कि अगर ये बातचीत नहीं, और ये हम आपको बता दें, ट्रंप भारत से भी अब वो स्थिति नहीं है, उन्होंने भारत का रुख देख लिया। ट्रंप की खास बात यह है कि जो देश या जो नेता उनसे डर जाता है उसको वो डराते हैं, और जो उन पे हावी हो जाता है वहां वो धीरे से सरेंडर हो जाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल के और निकल लेते हैं वो। तो अब भारत के साथ भी वो यही करने वाले हैं। अभी भले ही 27 अगस्त से हमें नहीं लग रहा कि वो लगाई ना कोई वो यही कह दें कि अभी देखिए कि वो रूस के साथ बातचीत हमारी सकारात्मक रही, तो इसलिए अब हम रूस के साथ तेल बेचने पे हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अरे अभी तो उन्होंने ईरान के लिए भी कह दिया था, जब ये समझाता हुआ कि ईरान खूब कारोबार करे तेल का दुनिया के देशों के साथ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये तो वो ट्रंप है, और आगे कह रहे हैं हम और लगाएंगे भारत पे। लगाने का तो छोड़ो, हमें तो यही लग रहा है कि 27 वाला ये है, यही मामला टाइम पे सुना हो जाए कहीं। अभी तो 27 अभी दूर है, एक आध हफ्ते से भी ज्यादा टाइम है अभी। तो अभी ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज। ट्रंप तो सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं। ऐसे नेता की छवि उनकी बन गई है दुनिया के सामने। तो आप ये समझ लीजिए, कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अच्छा, ये ट्रंप ने ये तमाम दिखावे किए इस मुलाकात में। उन्होंने थंब इम्प्रेशन दिया, उन्होंने रेड कारपेट बिछाया, उन्होंने तालियां बजाई जब पुतिन उतरे अमेरिका की धरती पे, और अपना उनका ट्रंप का पूरा काफिला गया था तो उनकी कार में नहीं बैठने दिया, अपनी कार में पुतिन को लेके गए। ट्रंप मुस्कुराए और बैठ गए। अच्छा, जब पत्रकार वार्ता हुई तो पुतिन ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि अगली मुलाकात मॉस्को में हो, तो ट्रंप भी मुस्कुराया और कहा इट में भी, यानी कि ये हो सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी ये मुलाकात अगर मॉस्को में होती है। तो वो तो हर बात एक तरह से वो पुतिन की मानने को तैयार हैं, उनकी मजबूरियां भी हैं, पुतिन उनकी हर बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन जिस तरह की स्थितियों में है, अमेरिका ज्यादा कमजोर स्थितियों में है, क्योंकि अमेरिका के अपने सहयोगी ही अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे से उनका साथ नहीं दे रहे। नेटो देश ही उनसे नाराज हैं, यूरोपियन कंट्रीज उनसे नाराज हैं। अरे आप कभी कहते हैं कि यूक्रेन का साथ दो, कभी कहते नहीं दो, ये क्या बात हुई? एक कोई नीति तो होना चाहिए आपकी कोई नीति ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपके समझ में ये काफी स्थिति, न्यूज में तो कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में तो आप देख ही रहे हैं कि मुलाकात हुई, और मोटे तौर पे ये बताया भी जा रहा क्या हुआ, लेकिन हकीकत यही है कि जो हमने आपको बता दिया, इस मुलाकात का निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हम कह सकते हैं कि बेनतीजा रही है मुलाकात। तो दोस्तों, फिर किसी आगे के एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जहां आप YouTube पे ये देख रहे हैं कार्यक्रम, वहां पे वो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए, और एक घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि लाइक और सब्सक्राइब दोनों हो जाएं। और हमारे चैनल को हमेशा हम कहते हैं कि एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है, वैश्विक जो प्रदेश इस समय चल रहा, बड़ा महत्वपूर्ण एपिसोड है ये आज का, जो जानकारियां हमने आपको दी हैं, पूरी दुनिया इन बातों को जानना चाहती है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए जितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं इस एपिसोड को। और दोस्तों, आपका ये लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके लिए बहुत छोटी बातें हो सकती, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे चैनल के बहुत महत्वपूर्ण हो सकती। तो ये जरूर करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी एपिसोड में आगे।